कि दो तरह के वक्फ होते हैं। एक होता है कि अपनी स्वेच्छा से किसी चीज़ों को दान करना, एक होता है वक्फ बाय यूज़र। तो वक्फ बाय यूज़र थोड़ा-सा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। जो पाकिस्तान से लोग आए थे, तो तो राजीव गांधी के हम समय बता तो कोई रहे हैं। अरे अमेंडमेंट हुआ था, बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। ताजमहल पे जो है, जो हमारा दावा मतलब वक्फ का दावा है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ताजमहल के अंदर जो है मस्जिद है, और मस्जिद किसके अंदर आती है? वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। हिंदुओं को खुश नहीं कर सकता। अगर हिंदुओं को खुश करना होता तो राम मंदिर तो बन गया था ना, 500 साल बाद निर्माण हो गया था ना जनवरी में। हिंदू तो खुश होकर के 400 पार करा देता है। हिंदू बड़ा तार्किक होता है और वो अपना विवेक यूज करता है। वो ये नहीं देखता है कि क्या मेरे लिए, क्या देश के लिए। सूरत का दूसरा एग्जाम्पल, मुंबई का तीसरा एग्जाम्पल, चंद्रशेखर आजाद का चौथा एग्जाम्पल, राम जन्मभूमि का 7वां एग्जाम्पल, कृष्ण जन्मभूमि का 8वां एग्जाम्पल। मैं तो 8 एग्जाम्पल आपको ही दे रहा हूँ। एक एमपी का एग्जाम्पल, मैं जगह का नाम भूल गया, उसमें उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तकरीबन 85,000 के छोटे बड़े आज चल रहा है। नमस्कार, खबरों का अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आजकल जो है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर काफ़ी जो है चर्चा चल रही है, और इसी को लेकर आज हम इस विषय पे बात करने के लिए आए हैं, और हमारे साथ हैं संजय राणा जी, एडवोकेट हैं, और उनसे हम जानेंगे इनके बारे में विस्तार से। तो संजय राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई सर। और सबसे पहले सर यही जानना है कि ये वक्फ बोर्ड जो है वास्तव में ये है क्या, और ये किस तरीके से काम करती है? देखिए, वक्फ की बात अगर करें करें तो ये मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम जो समुदाय है, उसमें जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कुछ जो दान करता है, चाहे वो संपत्ति हो या किसी तरह की संचित की हुई चीज़ों को दान करता है, अल्लाह के यानी जो जो इनके अल्लाह है उसके धार्मिक चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए, तो उसको वक्फ बोलते हैं। वक्फ कर देना किसी चीज़ों को, दान कर, जैसे हमारे संस्कृति में दान शब्द का उपयोग होता है, उनके उसमें वक्फ बोला जाता है। देखिए, इसका जो गठन हुआ था, जो 1929 में हुआ था, लेकिन इसकी समीकरण बनना 2021 में, सॉरी 1921 में चालू हो गया था। और जहां तक चर्चा हो रही थी कि इस पे जब देश आजाद हुआ हमारा 1947 में और 1954 में ये एक्ट बना। देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, उसमें कई एक्ट्स भी हैं, कई चीजें, उसको बारीकी से समझना और आपकी जनता को और सबको जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते थे वो अपनी सारी संपत्तियों को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। वैसे जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे अपनी सारी संपत्तियों को छोड़ के हिंदुस्तान चले आए। तो वो जब हिंदुस्तान चले आए तो उसमें क्या हुआ था कि जब एक सोच बनी थी कि ऐसा कुछ जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मुसलमानों की बची, वहां से लोग आएंगे उनको दे दिया जाएगा, इस कंसेप्ट से बना था। लेकिन कंसेप्ट तो कभी हुआ नहीं। एक एक्ट बनाया गया, इसमें तकरीबन 108 पॉइंट्स हैं, जिसमें अलग अलग बिंदुवार तरीके से समझाया गया क्या क्या चीज होना है कि नहीं होना है। और 1955 में एक बार इंप्लीमेंट करके स्टेट लेवल पे भी उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। देखिए, इसमें कोई कुरेज नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है वक्फ करने का। आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप अपनी स्वेच्छा से अगर किसी को दान करना चाहते हैं, अपने मतलब अपने धार्मिक चीजों को देश के प्रति दान करना चाहते हैं जिसकी सेवा हो सके, और उस पर आपका अधिकार भी है जानने का कि ये जो काम हो रहा है राइट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका अधिकार होता है। ये उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो ठीक है। लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट बाद में किया गया, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम इसमें, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि 1995 एक्ट की बात होती है अमेंडमेंट पे, इसमें 3R लाके डाल दिया गया। उसमें क्या था कि दो तरह के वक्फ बोर्ड है। एक होता है कि अपनी स्वेच्छा से किसी चीजों को दान करना, एक होता है वक्फ बाय यूजर। तो वक्फ बाय यूजर थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है कि भाई देखिए, हाँ, ये क्या है? हाँ वही मैं समझा रहा हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है, ये धार्मिक नहीं है, ये बनाया गया है। वक्फ बाय यूजर है, इसमें बहुत बड़ा समस्या है। समस्या इसमें क्या है कि मैं, मान लीजिए आप और हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हम चर्चा कर रहे हैं, और हमें लगता है, मान लीजिए वक्फ को लगता है कि हम बहुत दिन से ये स्टूडियो खाली पड़ा था, हम यहाँ पे अपना धार्मिक काम कर रहे हैं, उससे पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, यानी वक्फ बाय यूजर हो गया। ये किसी, इसके जो वक्फ का डीड नहीं बनी, इसकी कोई पेपर वर्क इसका नहीं है, लेकिन वक्फ बाय यूजर इसको कह जाएगा भाई हम 10 साल यूज कर रहे थे और हमने इसको यूज कर लिया। अगर कोई किसी जगह पे कोई एक मैदान है या कोई भी खाली जगह है, अगर वहां पे कुछ लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कुछ दिनों बाद जो है उस पे वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सकता है, जो सरकारी जमीन हो या जो मतलब कि किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी एग्जांपल में देता हूँ, देखो बेंगलोर में एक ईदगाह की था, आपने सुना होगा, बड़ा मीडिया में हाँ, हुआ था। उसमें बोला गया था कि भाई हमें पूजा करने का, मैं मतलब हिंदू धर्म धार्मिक लोग गए थे कि भाई हम अपना उसमें कुछ
समारोह करना चाहता, धार्मिक, उसको मना कर दिया गया था कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर हो गया। वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है, आप उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें हैं जो बिंदुवार तरीके से मैं आपकी जनता को या आपके माध्यम से इस देश को, जनता को समझाना चाहता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि 1995 का जो एक्ट बना था वक्फ बाय यूजर हो गया, उसमें आर्टिकल सेक्शन जो वक्फ एक्ट के अंदर 40 है, 1 एंड 40 सब सेक्शन जो एक है, सब सेक्शन 3 है, उसमें थोड़ा सा लोगों को बहुत हो कि आप अचानक उठते हैं, आपके पास इतनी ताकत आ जाती है कि आप उठते हैं, बोलते हैं ये फलानी जमीन हमारी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप किसी व्यक्ति को नोटिफिकेशन नहीं देते। देखिए ऐसा होता है कि जब आपका अमेंडमेंट, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल है, उसमें क्या है, जो सेक्शन 6 होता है उसके अंतर्गत आपको नोटिस दिया जाता है कि फलाने फलानी जमीन आपकी या आपकी प्रॉपर्टी इसके अधिग्रहण में आ रही है, और आप उसको अगर कुछ कंपनी आपको अगर ऑब्जेक्शन करना, जाके कोर्ट में ऑब्जेक्शन करता है। इसमें आपको नोटिफिकेशन ही नहीं दिया था। सबसे बड़ा प्रश्न नंबर 1। मान लीजिए नंबर 2 प्रश्न ये है कि मान लीजिए वो जो जमीन है इंडिविजुअल की नहीं है, वो ट्रस्ट की है। तो ये बताइए आप ट्रस्ट को नोटिस भेजेंगे ना, इसमें नहीं भेजा जाता है। 4 सेक्शन सब क्लॉज 4, 5, 6 में भेजे ही नहीं जाता है, वो सीधे भेजा जाता है किसको, जहाँ पे रजिस्टर्ड किया। मान लीजिए मैंने ट्रस्ट बनाया, तो भाई मैंने एक जो रजिस्ट्री ट्रस्ट है उसमें जाएगा, हमारे डॉक्यूमेंट वहां पे, वो मुझे नहीं बताएगा। भाई प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, चीज मैंने बनाई है, तो मेरा अधिकार बनता है मुझे जानने का। उसमें कोई भी आपको नोटिस नहीं भेजा जाएगा, आपको कोई बताया नहीं जाएगा। वो प्रॉपर्टी आपको पता कब चलेगा, मान लीजिए आप बेचने जाते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, तब आपको पता चलेगा। इसमें कुछ प्रावधान ही नहीं है कि आपको बताया जाए। तो एक तरह से दूसरी बात यह है कि आप सेक्शन सब क्लॉज सेक्शन 7 देखेंगे उसमें वक्फ एक्ट में, उसमें यह है कि सर्वे कराया जाता है। देखिए गवर्नमेंट के एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 27 ये कहता है कि जनता का पैसा गवर्नमेंट कभी भी धार्मिक प्रचार के लिए यूज नहीं कर सकता, धार्मिक चीजों के लिए यूज नहीं कर सकता। इसमें आर्टिकल 27 का वायलेशन है, क्योंकि आप जो सर्वे करा रहे हो वक्फ बोर्ड का, वो सर्वे का खर्चा आप सरकार दे रही है। अब सरकार क्यों देगी आपके, भाई कभी मंदिर का सर्वे का बात कर रहे हैं, मैं एक और चीज यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, बहुत सारे इंडिया में तो बहुत सारे जो है धर्म है, हिंदू भी है, सिख भी है, बाकी भी है। तो पहली बात तो कि वक्फ बोर्ड एक तरह से एक संवैधानिक संस्था है, निकाय है। तो क्या इसी तरीके से जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्या वो भी जो है इस तरह से संवैधानिक निकाय है? देखिए वो कमेटियां बनी होती है, धार्मिक कमेटी, मान लीजिए मंदिर कमेटी, हाँ, मान लीजिए आप सिद्धि विनायक कमेटी है, साईं बाबा कमेटी बनी हुई है, आपका दूसरी मंदिरों कमेटी बनी हुई है। लेकिन वो संवैधानिक नहीं है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड को ये संवैधानिक जो चीज, जो अधिकार दिए गए हैं और जिस तरीके से मतलब पैसे का सारा कंट्रोल किया जाता है, ये ऐसा क्यों किया गया? सबसे बड़ा चीज तो सवाल ये उठता है। देखिए इसके 2 कारण है। एक तो राजनीतिक कारण ज्यादा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब जब आप एक ट्रिब्यूनल बनाते हैं, जो सेक्शन 85 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल बनाता है। ट्रिब्यूनल बनाना यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो होता है वो सेक्शन 323A एंड B के अंतर्गत होता है। वो स्टेट और गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो डिसाइड करता है। जब उसका पूरा आप डिटेल्स पढ़ेंगे उसमें वक्फ का तो जिक्र ही नहीं है, तो यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1 ये अनकॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि आप जब उसमें जिक्र ही नहीं है तो आप ये बॉडी कैसे बना सकते हैं? हाँ। आपने 85 के अंदर ट्रिब्यूनल बना दिया। ट्रिब्यूनल बनाना, चलिए भाई आपने बना दिया। अब एक आदमी 2 आदमी उठते हैं, वो देखते हैं कोई भी प्रॉपर्टी अपनी हुई, उसको जाके हम वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। मैं आपको बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल आप देख लीजिए, इलाहाबाद का देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे शहीद हुए थे, उसको पहले जो चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, उस पार्क पे पूरा वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, उस पर क्लेम किया गया, तो हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद उसको खाली कराया गया। तो ऐसे आप देख लीजिए कि जो राम मंदिर का मुद्दा था उसमें भी कोशिश की गई थी लाने के लिए। तो सवाल तो यही है कि ये ट्राइब्यूनल आखिर जो बनाया गया है, आखिर किस आधार पर ऐसे जो है उनको पावर दिया गया कि वो अगर किसी भी जमीन को अगर वो अपना दावा करते हैं तो बिना किसी आधार के वो जमीन जो है वक्फ की हो जाती है, और अगर कोई उस पे क्लेम भी करता है तो वक्फ ही उसकी सुनवाई, ट्राइब्यूनल जो है उसकी सुनवाई करता है। तो ये जो है ये ऐसा कैसे आखिर हुआ? देखिए चेंजेस किए गए इसमें, फंडामेंटल राइट का भी तो आप देखिए, किसी भी देश में हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है। आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, हमें कोई समस्या होती है, धार्मिक हो
या पर्सनल हो, हम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इसमें आपको कोर्ट में जाने का अधिकार ही नहीं, आप ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और ट्रिब्यूनल में कौन बैठे हुए हैं? इन्हीं के व्यक्ति, यानी मुस्लिम समाज के व्यक्ति बैठे हैं। वो डिसाइड करेंगे कि आपका है कि नहीं है। देखिए, अगर आप धार्मिक एंगल से देखेंगे तो ये धर्म इनका बोलता ही नहीं है कि ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि आपकी स्वेच्छा से कुछ नहीं ली जा रही है, आप किसी न किसी से छीन रहे हैं, यानी गलत काम है। तो धार्मिक आधार पे तो ऐसे गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आधार पे भी ये गलत है। तो देखिए, मैं बार बार 2-3 तथ्य दे रहा हूँ। राजीव गांधी जी ने एक सेक्शन उसमें ऐड कर दिया था, जो मैं आपको बताया था, याद होगा, मैं स्टार्टिंग में बोला था कि जो पाकिस्तान से लोग आए थे, तो राजीव गांधी के हम समय बता तो कोई रहे हैं, एक्ट अरे अमेंडमेंट हुआ था, बता रहा हूँ, करेक्ट नाम सर। बता रहा हूँ उसका। अमेंडमेंट हुआ था, ये किसी ने कोई बारीकी से इस बात को रखता नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनके लिए हुआ था कि प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। राजीव गांधी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया 66H, यानी हिमाचल। उस एक्ट में चेंजेस ये किए गए हैं कि ये जो प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान के मुसलमान जो छोड़ के गए थे वो वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई है। ये मतलब एक तरह से जो पंजाब हरियाणा में साइड में जो लोग बसे हुए, दिल्ली में जो लोग बसे हुए हैं, जो आकर के उस जगह पर रह रहे थे, शायद किराया दे रहे थे, आज वो किराया बढ़ गया है। नंबर 1 लैंड, इसकी अगर जिक्र करेंगे तो लैंड जो तीसरे नंबर पे आता है, इनके पास तीसरे नंबर का, आप रेलवे और क्या कहते हैं डिफेंस के बाद इनके पास तीसरे नंबर पे, इनकी कमाई सिर्फ 200 करोड़ है। तो कहीं ना झोला झंडा कहीं तो गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि आपकी कमाई नहीं हो रही यार, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं, जो भी ट्रिब्यूनल में या जो अपॉइंट किए आते हैं, कार्यकर्ता कह लीजिए, ऑफिसर्स कह लीजिए, संस्था में अपॉइंट किए, ये पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं सेक्शन 101 के अंतर्गत। ये बताइए, मठ के मठाधीश मैं हूँ, मान लीजिए कोई गुरुद्वारे का है, मान लीजिए कोई चर्च का पादरी है, वो पब्लिक सर्वेंट कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन 101 के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट है, विच इज अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशन। भाई, ये बॉडी ही गलत है। तो जो अभी अमेंडमेंट जो सरकार लाना चाह रही है, अभी जीपीसी का डिस्कशन के लिए चला गया है, उसमें सेक्शन जो 40 है उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। क्योंकि कभी भी देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी जमीन है, आप अपील किससे करोगे? कोर्ट में जाके करोगे। अपील कमिश्नर जाके अपॉइंट होता, कमिश्नर कौन होता? आपका आदमी होता। उसमें जो चेंजेस होंगे उसमें क्या हो, कलेक्टर हो सकता है डीएम हो, उसके पास अधिकार आ जाएगा। एक बात और है, इस एक्ट में आपको जो वक्फ एक्ट है उसके अंतर्गत अगर वक्फ का अधिकारी बोल देता है, यानी पब्लिक सर्वेंट बोल देता है जिला कलेक्ट्रेट को कि इस पे आदेश पारित करो और ये मुझे कल तक खाली चाहिए, तो जिला अधिकारी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, उसके आदेश को मानने से मना नहीं कर सकते। सोचिए, मतलब आप एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशन होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशन तरीके से चला। वक्फ से किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन वक्फ के प्रावधान से सबको आपत्ति है। क्योंकि देखिए, वक्फ अपनी स्वेच्छा से आप किसी चीज को दान करते हो। हम मंदिर में जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आप जगह जाते दान करते हैं ना। कोई लोग अपनी प्रॉपर्टी दान करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, आप अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना, क्लेम करके कब्जा कर ले, तो ये गलत है। और इसके प्रावधान को आप अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक सोच सकते हैं कि 2 आदमी उठे, हमारा मनोज जी और संजय राणा का मन किया, चलो हम घूमने चलते हैं, सुपर टेक की बिल्डिंग अच्छी लग रही है, वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। भाई, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन्होंने क्लेम किया था ताजमहल पे, तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है। एएसआई बस जो जज साहब ने पूछा था, भैया बताइए वक्फ डीड कहाँ है? क्या शाहजहां आपको करके गए थे? नहीं करके गए थे ना। वक्फ डीड होती, इसलिए बोलता हूं, जो वक्फ होता है। अभी तो कल एक असदुद्दीन ओवैसी जो है, उन्होंने भी कहा कि ताजमहल पे जो है, जो हमारा दावा, मतलब वक्फ का दावा है, वो इसलिए है क्योंकि वहां पे ताजमहल के अंदर जो है मस्जिद है, और मस्जिद किसके अंदर आती है? वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। तो जाहिर सी बात है कि तो ये मस्जिद का जो है संरक्षण और कब्रिस्तान का ये सब जो किया जाता है, इस कारण से वो अपना लॉजिक दे रहे हैं। एएसआई अलग है, वक्फ बोर्ड अलग है। जितनी भी पुरानी पुरातत्व चीज है वो एएसआई के अंतर्गत आती है, चाहे वो आपका लाल किला हो, चाहे हमारा कुतुब मीनार हो, चाहे हमारा ताजमहल हो, एएसआई के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ओवैसी साहब पढ़े लिखे एडवोकेट है, लेकिन बातों को ट्विस्ट करते, कानून के हिसाब से चलिए। आप बता दीजिए, अजमेर शरीफ है, वो नहीं आता वक्फ के अंडर में। बहुत सारे चिश्ती दरगाह नहीं आते वक्फ के अंडर में, और नहीं आना चाहते हैं वक्फ के अंडर में। अगर आपको भाई हम बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड बनाइए, वक्फ बोर्ड होना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक तरह से आप जमीन बोलते कब्जाने वाला की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने बोल दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है, 4 मजार बना लिए, उसके अंदर कुछ नहीं। मजार क्या होता था? एक संत महापुरुष जो उनकी मृत्यु होती थी, उनको दफनाया जाता था। हम लोग कहते थे भाई महापुरुष है, इनकी थोड़ा सा पूजा पाठ की जाए, मान्यता है।
तो उसमें मैं लीगल वर्ड में नहीं, मान्यता की बात कर रहा हूँ, तो आदमी मान्यता के हिसाब से काम करता था। अब कुछ है नहीं, उसको मजार बना दिए, कुछ नहीं, अपने मस्जिद बना दी। अब बता रहे, में चंद्रशेखर जी आजाद का जो मैदान हाँ। है, चंद्रशेखर आजाद का मैदान, उस पे मंदिर बने थे और मजार बने थे, जिसको हाई कोर्ट ने आदेश देके तोड़ा है। तो चाहे वो राम मंदिर का हो, उसमें भी मुद्दा घुसाने की कोशिश की थी, चाहे हमारे श्री कृष्ण भगवान का जो मथुरा का मुद्दा चला, उसको भी घुसाने की कोशिश की जा रही, कि वक्फ का एक्ट है। लेकिन वक्फ, देखिए वही बार मैं बोल रहा हूँ, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किसके लिए किया जा रहा था भाई? 1991 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद 1995 में ये एक्ट लाया गया। एक्ट को किसको खुश करने के लिए लाया गया, सोचने वाला प्रश्न है। उसके पहले 84 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब बने थे। 66 अमेंडमेंट, जो एक्ट को 66H बनाया है, उसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया? वक्फ, सारी प्रॉपर्टी वक्फ को क्यों कर दी गई? 2013 में अमेंडमेंट में किया गया अनप्रेसिडेंटल पावर, मतलब आप जो चाहो करो। हम कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है पूरे देश में या कहीं पे भी? हम सब जो दुनिया में, इस देश में रहते हैं, गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमका एक कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक अधिकार भी है और एक हमारी ड्यूटी भी है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अगर जैसे वक्फ बोर्ड के किसी भी क्लॉज में अगर कोई चेंजेस किए, संविधान में संशोधन किए जाते हैं, तो क्या ये किसी भी तरह से इस्लामिक जो धार्मिक जो नियम है, जो इस्लाम के फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, उसमें किसी तरह से आपको लगता है कि ये बाधा पहुंचाती है या उसमें हस्तक्षेप है? बिल्कुल नहीं। ये वक्फ बोर्ड का जो 1995 का एक्ट आया है या अमेंडमेंट हुआ है 2013 में, इस्लाम के खिलाफ है। पूछिए कि इस्लाम के खिलाफ क्यों है? अभी मुझे दुख इस बात की हो रहा है, ओवैसी साहब इस्लाम की मुलाफत करने वाले लोग हैं, एक अपनी पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन है, मुसलमानों के हित की बात करने वाले हैं। वो व्यक्ति इस्लाम धर्म के अपोजिट काम कर रहा है। पूछिए कैसे? आप ये बताइए, 57 देश हैं, कहीं पे भी ऐसा है? वो वफ अल औलाद, ये है सब जगह। वफ बाई, दूसरा तो ऑप्शन है नहीं कि भाई यूजर हो गया, तो यूजर वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें अगर अमेंडमेंट करते हैं तो कहीं भी इस्लामिक, देखिए एक जिरह करना अलग होता है, कुतर्क करना अलग होता है। अगर धार्मिक चीजों से भी देखेंगे, इस्लाम धर्म बोलता है अपनी स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से, अगर जो धन अर्जित किया है या संपत्ति अर्जित की है, उसको मैं दान कर रहा हूं, यानी मेरा कंसेंट है कि मैं दे रहा हूं। लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, किसी का और है, आपने कब्जा कर लिया, तो इस्लाम में कैसे सत्य माना जाएगा? इस्लाम में तो कहा जाता ना कि किसी को ठेस पहुंचा के नहीं होना चाहिए, किसी की चीजें जबरन, जैसा कहा जाता, मैं नहीं जानता, कहा जाता है। तो वो तो एक तरह से आपने कब्जा कर ली दूसरे की चीजों को। ये अल्लाह के काम में कैसे आएगा? दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेना, दूसरे के स्थान पे कब्जा कर लेना, तो ये अल्लाह की तो आप इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। तो वक्फ बोर्ड में जो भी संशोधन अभी जो हो रहा है, मतलब के लिए प्रस्तावित किया गया है, किरण रिजिजू जी ने कल कहा कि 25 से 30 तक के जो भी मतलब संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उसका हनन नहीं है। कहीं हनन, तो आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हनन नहीं है। देखिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता अपने धार्मिक चीजों का पालन करने का, पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में। अब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आप अपने धार्मिक चीजों का विस्तार करें, सरकारी पैसे से नहीं, सर्वे सरकारी पैसे से, यानी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 27 का वायलेशन करता है। ये बताइए, आप बोलते राइट ऑफ इक्वलिटी की हम बात करते हैं, यहाँ राइट ऑफ इक्वलिटी कहाँ चले गए? आपको हिंदू धर्म में ऐसा कोई मिला है? एक्ट बना नहीं। ईसाई धर्म में मिला नहीं, क्रिश्चियन में मिला नहीं, पारसी मिला नहीं। आप किसी भी माइनॉरिटी को उठा लीजिए, मैं तो कहता हिंदू को हटा दीजिए, माइनॉरिटी, किसी को ऐसा अधिकार मिला? तो ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी को खुश करने के लिए बनाया गया एक्ट है, जो कहीं ना कहीं भारतीयों पे थोपा गया है, चाहे वो किसी धर्म, किसी भी जात, किसी संप्रदाय, किसी भी स्टेट के रहने वाले। एक जो है कल और चर्चा में आया कि इसमें जो है वक्फ करने के जो मतलब पावर है या जो है अधिकार, वो सिर्फ नॉन मुस्लिम को ही नहीं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। इस पे भी रोक लगाने की बात की जा रही है, जिसका मतलब विरोध हो रहा है। देखिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कुतर्क है ये। आप नॉन मुस्लिम की जमीन तो ले रहे हो, हाँ, उसको कब्जा रहे हो, एक तरह से कब्जा रहे हो आप। नहीं, उनका कहना है कि जैसे ओवैसी जी ने कल कहा कि अगर नॉन मुस्लिम भी अगर वक्फ को जमीन देना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं? और अगर कोई मुस्लिम जो 5 साल से कम प्रैक्टिस में है, अगर वो देता है तो आप नहीं मानते, उसको 5 साल का जो टाइम लगा रहे हो, ये क्यों लगा रहे हो? इसका क्या मतलब है? नॉन मुस्लिम मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, तो अगर वो 5 साल
हो चुका है उसका कन्वर्जन का, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को वो वक्फ कर सकता है, अदरवाइज देखिए नहीं कर। तो इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसका कारण हो सकता है कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी एक धर्म संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, पूरे जनमानस की होती है। तो जनमानस के चीजों को हित में रख के कभी कभी क्या होता है कि आपने सुना होगा, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, कि आपको हिंदू एक्ट्रेस जो होती थी पुराने जमाने में, मैं धर्मेंद्र जी का नाम लेना चाहता हूँ और फिल्म स्टार का नाम ले सकता हूँ, वो मुसलमान बन के शादी किए थे क्योंकि हिंदू बन के अब शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो हिंदू हैं, मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन वो कन्वर्ट हुए थे शादी करने के लिए। तो अगर वो कन्वर्ट हुए शादी करने के लिए और 1 साल तक असली में उनको तो मुसलमान ही रहना चाहिए था या फिर हिंदू धर्म ग्रहण करना चाहिए था, सामूहिक रूप से नहीं किया उन्होंने। तो वो व्यक्ति अगर किसी पॉलिटिकली या किसी के इन्फ्लुएंस में अगर कन्वर्ट होता है या उसकी मान्यता बदल जाती है या सोच बदल जाती है, वो धर्म को मानने लगता है, तो उसमें कम से कम चांस ब्रीदिंग टाइम देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई कुरेज नहीं है कि 5 साल या 2 साल 3 साल जो भी है, टाइम देना चाहिए। मान लीजिए आपने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, जैसे लोग बोलते हैं शब्द आता है लव जिहाद का, जो मैं नहीं बोलता हूँ, केरल हाई कोर्ट ने बोला है। तो लव जिहाद हो रहा है ना कहीं हुआ है ना, शब्द यूज कैसे हाई कोर्ट ने किया। इन्फ्लुएंस कर, भाई जिहाद कुछ नहीं होता, इन्फ्लुएंस करना। हो सकता है आपको इन्फ्लुएंस करके कोई व्यक्ति मुस्लिम बनाता हो, उसके बाद बोल रहा हो कि आप इसको दान कर दीजिए, फिर हो सकता है 1 साल बाद आपको होश आ जाए, समझ। कल जिस तरह से संसद में भी कई बार जो है पीछे से जो है आवाज आई जमीन जिहाद, तो कि एक जमीन जिहाद है, बिल्कुल। तो ऐसा मतलब आप सिंपल से, मैं तो बड़े ओवैसी साहब हूँ या जो भी इसके पक्ष में खड़े नेतागण है, पार्टीगण है, हम तो बोलते हैं वक्फ एक्ट 1954 में आया, सर्वे तो तब भी हुआ था ना, भूल जाइए 54 का, 64 में हर 10 साल में होता है, 64 में सर्वे हुआ, तो 64 की प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। और आज उसकी प्रॉपर्टी अगर 2024 में 1000 गुना बढ़ जाती है तो प्रश्न चिन्ह है ना। है। अच्छा, अब जो जिस तरह से ये जेपीसी बन गया है, तो अब क्या इसकी क्या प्रक्रिया होगी? अब जेपीसी के बाद ये कब तक जो कहा जाए कि पास होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, हमारे दर्शकों को ये भी बता। देखिए ऐसा है कि जेपीसी की रिकमेंडेशन मानना सरकार बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं कि माने। ऐसे रिकमेंडेशन पहले भी जेपीसी बनी थी, चचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, क्या सब सरकार ने मानी? नहीं मानी ना सरकार ने। सरकार इसलिए सब काम करती है, कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि भाई सारे लोग, क्योंकि आरोप लगता है ना कि आप हो सकते हैं मुस्लिम विरोधी हो, हमें तो नहीं लगता कि पूरा चीज मैंने पढ़ा, आपको मैंने बताया आर्टिकल 66H, शायद किसी को नहीं पता है। हाँ जी, मुझे राजीव गांधी ने किया, मैं बता रहा हूँ, H फॉर हिमाचल है। राजीव गांधी जी ने पूरी प्रॉपर्टी उठा के वक्फ कर दी, किसके कहने पे कर दी? उनको ये अधिकार किसने दिया था? कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे ना। उसके बाद 1995 का अमेंडमेंट आया, फिर 2013 का अमेंडमेंट आया। तो ये आप क्या करना चाह रहे थे? या 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली की उसको वक्फ कर दिया गया, जस्ट आचार संहिता के 10 दिन लगने के 10 या 5 दिन पहले की बात है। तो देखिए ये जो बॉडी है, यहाँ पे सब दल के नेता होते हैं, वो चेयरमैन होता है, हो सकता है पक्ष का, हो सकता है विपक्ष का हो, सब लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं। हो सकता है कहीं से पॉइंट हट जाए, लेकिन आपको याद होगा कि ऐसे ही आरोप लगे थे जब किसान आंदोलन हो रहा था, कि भाई अपनी मर्जी से ले आए, ऐसे आरोप सीए का लगा था, ऐसे आरोप जो एनआरसी अभी तक आया नहीं, उसका ड्राफ्ट भी नहीं, उस पर भी आरोप लगा था। तो ये जब होता है, देखिए जो नेतागण होते हैं किसी पार्टी के हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं तो किसी पार्टी के नहीं होते, वो प्रतिनिधि होते हैं। तो प्रतिनिधि, जब 4 प्रतिनिधि बैठ के देश के हित में जो काम है उस पर निर्णय उनको लेना चाहिए, वर्ग विशेष से हटके, पार्टी विशेष से हटके। ये मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे कि महाराष्ट्र इलेक्शन है, झारखंड में है और हरियाणा में चुनाव है, इसके कारण से ये एक मुद्दा उठाने के लिए ये किया गया है, मतलब कि हिंदुओं को खुश करने के लिए मुस्लिमों के साथ इस तरह से बीजेपी पे आरोप भी लगाया गया। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए ऐसा है कि बार बार ये कह देना कि हिंदुओं को खुश नहीं कर सकता। अगर हिंदुओं को खुश करना होता तो राम मंदिर तो बन गया था ना, 500 साल बाद निर्माण हो गया था ना जनवरी में। हिंदू तो खुश होकर के 400 पार करा देता। हिंदू बड़ा तार्किक होता है और वो अपना विवेक यूज करता है। वो ये नहीं देखता है कि क्या मेरे लिए, क्या देश के लिए है। चाहे वो, अगर सिंपल से बोलता, अगर हिंदू एक तरफा कम्युनिटी की तरह होता, देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक किताब मुझे बहुत पढ़ता हूँ, जिसको पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया है, उसमें लिखा हुआ है इस्लाम इज अ क्लोज कम्युनिटी, हिंदुइज्म इज नॉट अ क्लोज कम्युनिटी। एक विचारधारा, एक सोच, एक पद्धति है जिसको हम जीते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो वक्फ बोर्ड ले आएंगे तो उनके
सीट जीत जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा होता तो राम मंदिर से बड़ा तो हमें नहीं लगता कि कोई काम आज तक हुआ। सरकार बल्ले बल्ले, हम तो कहते हैं 400 के 500 पार हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं जी हुई। जी। तो विवेक हिंदू कभी इस चीजों से नहीं प्रभावित होता। जो भी देश हित में काम करेगी सरकार, नो डाउट अगर वो अच्छे हैं उसके पक्ष में वोट होंगे, अच्छे नहीं जनता को लग रहे हैं हम नहीं देगी। सिंपल सी बात है इसमें। जी। वक्फ संशोधन अधिनियम की जब चर्चा हो रही थी तो उसमें जो है बताया गया कि इस नियम के कारण जो है कई जगह जो जमीनें जो है अलग-अलग जगह पे विवाद में फंसे हैं और वक्फ ने उस पे अधिकार जमा लिया है। यहाँ तक कि तमिलनाडु में एक गाँव है, वहाँ पर भी जो है जो 1500 साल पुराना है उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपना बना दिया। इस पे जो है कल ओवैसी जी बोल रहे थे कि किरण रिजिजू जी ने जो है 2, 3, 4 उदाहरण दिए हैं और उससे उन्होंने सब पूरे जो है प्रक्रिया को गलत बता दिया। तो क्या 2-4 अगर उदाहरण है भी अगर वक्फ बोर्ड की इस तरह से, तो इससे क्या वास्तव में कहा जाए कि वक्फ बोर्ड जो है किसी भी जमीन को अब हथिया लेती है और 2-4 उदाहरण से सिर्फ? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2-4 उदाहरण नहीं होते। देखिए, जो किरण रिजिजू जी ने कल जो बोला है, वो 1500 साल पुराना, जैसे आपने बताया 1500 साल पुराना मंदिर, उस पे वक़्त ने अपना अधिकार जमा लिया। भाई तुम्हारा इस्लाम का उत्पत्ति ही उतने साल पुरानी नहीं है, तो आप कैसे उसको बता सकते? नंबर 1। सूरत का दूसरा एग्ज़ाम्पल, मुंबई का तीसरा एग्ज़ाम्पल, चंद्रशेखर आज़ाद का चौथा एग्ज़ाम्पल, राम जन्मभूमि का 7वां एग्ज़ाम्पल, कृष्ण जन्मभूमि का 8वां एग्ज़ाम्पल। मैं तो 8 एग्ज़ाम्पल आपको ही दे रहा हूँ। एक एमपी का एग्ज़ाम्पल, मैं जगह का नाम भूल गया हूँ, उसमें उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तकरीबन 85,000 केस छोटे-बड़े आज चल रहे हैं। 85,000। तो ये कोई बोल दे रहा है, देखिए। तो यहाँ एक आपको विरोधाभास नजर नहीं आता कि एक तरफ जो है आप कह रहे हैं कि कोर्ट में केसेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, बता। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 85,000 केस चल रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन नजर आ रहा है। जैसे अभी क्या है कि सिविल जो सेक्शन 1, सेक्शन आई फॉरगेट द सेक्शन, उसके अंतर्गत आप सिविल अपील नहीं कर सकते, आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आप ट्रिब्यूनल में गए, अपनी कंप्लेन की, वहां से अगर खुश नहीं होते तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाई हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा। भाई 3 तरह के कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, जिसको हम कहते हैं अगर कानूनी भाषा में बोला जाए तो। लोअर कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते? और जब भी हम कहते हैं 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर समाज में देखिए कुरीतियां हो, कुछ भी कुरीति हो, जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा एक कुरीति थी ना, हमने आपने नहीं देखा, लेकिन उस पे कानून आया ना, कानून बनाया गया ना। भाई हुआ होगा आज से 100 साल 50 साल पहले कानून बना। रोज मर्डर नहीं होते ना, लेकिन मर्डर होते हैं। तो जो भी कुरीतियां होती हैं समाज के खिलाफ होती हैं, उसमें सामाजिक द्वेष बढ़ता है, तो उसके खिलाफ चिंतन मनन करने का काम जो होता है, ये नेताओं का काम है। इस पे सरकार कानून बनाती है और कानून की वजह से अगर कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं या किसी में विरोधाभास हो रहा है या कहीं एक इक्विलिटी अनइक्विलिटी हो रही है, तो उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। ये बताइए, आपका नाम मनोज है, मेरा नाम संजय है। मान लीजिए मैं संजय की जगह सैयद है और आप मनोज हैं, मेरे को असीमित अधिकार है, आपको अधिकार नहीं है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक द्वेष की भावना होगी ना। तो कहीं ना कहीं जो देश में एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको एक कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब कर रहे हो। गुलदस्ता इसको कहते हैं। आप कहीं ना कहीं एक फूल को पानी दे रहे हो, दूसरे फूल को नहीं दे रहे हो, तो वो फूल मुरझा जाएगा। तो अब गुलदस्ता जब बनाए तो सबको पानी देना पड़ेगा, सबका अधिकार बराबर, जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो उसी तरह हमें तो समझ नहीं आता ओवैसी साहब को जवाब लोग क्यों नहीं देते। ओवैसी साहब कोई भी बात लेके आते हैं, वो खुद अपने ही प्रश्न में ही फंस जाते हैं। 4 उदाहरण, हम तो 7 उदाहरण आपको यही दे दे, मैं 2-4 और दे दूंगा, और 50,000 केस चल रहे हैं लगभग, छोटे बड़े सब मिला के। तो भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही ना। और दूसरी बात ये बताइए, 1954 में एक्ट बना था, भूल जाइए एक्ट कब बना था। 64 की जमीन देख लीजिए, 84 की जमीन, 2024 की जमीन देख लीजिए। भाई ऐसा कौन सा दान कर रहे हैं जो है उनके? सर ये बताइए, आती है 3 लाख से आप ये बता दीजिए कि मुस्लिम वर्ग इतना ही उदार था या इतना ही पैसे वाला था, इतना ही रिच था, तो अपने समाज का विकास क्यों नहीं अभी तक हुआ? ये वक्फ सिर्फ 200 करोड़ रुपए इसकी आमदनी है। ये 200 करोड़ आमदनी है। अगर आप मान ले कि 8 लाख हेक्टेयर जमीन है या तीसरी सबसे बड़ी जमीन है वक्फ के पार्ट, अगर वो किराए पे भी देती ना, तो हजारों करोड़ का बिजनेस होता। वो 1000 करोड़ कहाँ, जब आमदनी नहीं हो रहा तो खर्चा कहाँ कर रहा हो? सिर्फ 200 करोड़। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस तरह की भाषा अगर कहीं होती है, संचय होता है, सरकार का काम है उस संचय को दूर करना, वो जनता के हित में।
हमारे हित में नहीं हो, आपके हित में, सबके हित में होना चाहिए। भाई हमको सबका अधिकार मिला हुआ है। हम कहते हैं अगर आप ऐसा वक्फ बोर्ड बना रहे हो तो एक मंदिर बोर्ड भी बना दो, गुरुद्वारा बोर्ड बना दो, और सबको ऐसा अधिकार दो, जहां झंडा लगाना चाहे वहां झंडा लगा ले। हाँ, या तो फिर कम से कम अल्पसंख्यक तो और भी है, सिख है, सर ये हमें बौद्ध है, जैन है, ईसाई है। हम तो बड़ा परेशान हो जाते हैं ये अल्पसंख्यक शब्द सुन के। भाई जो पटेल साहब तो उन्होंने खोले, ये अल्पसंख्यक क्या है? देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक होते 1000, 2000, 5000, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, मान लीजिए 1 आध करोड़। भाई आप 25 से 30 से 35 करोड़ हो देश में, आप अल्पसंख्यक हो। किस बात के अल्पसंख्यक हो? अगर आपके लिए 5000 करोड़ का आयोग है तो भैया क्रिश्चियन के लिए 5000 करोड़ का आयोग क्यों नहीं है? ईसाइयों के लिए 5000 करोड़ का आयोग क्यों नहीं है? और हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आयोग है? भाई गरीब तो हर जगह है ना, पिछड़े तो हर जगह है ना। तक भाई हमारे एसटी भाई पिछड़े नहीं है, हमारे समाज के तो हैं, एसटी पिछड़े नहीं है। हमारे समण जो कास्ट है उसमें भी तो गरीब है बेचारे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, पिछड़े तो सब जगह है। तो हम आयोग अगर बनना, सबके लिए बनना चाहिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहा हूँ, इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो अनजस्टिस कहीं ना कहीं है। अनजस्टिस जहां पे होगा तो प्रश्न चिन्ह है। और मैं जनता की, आपके माध्यम से जनता से बोलना चाहूंगा, पढ़ें, लिखें और सोचें। पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के सोचिए, अपनी विचारधारा से ऊपर हट के सोचें, इससे आपके समाज का क्या लाभ हो रहा है, इस देश का क्या लाभ हो रहा है। क्योंकि देश है तो संजय भी है, मनोज भी है, ये चैनल भी है, ओवैसी साहब भी हैं, मोदी जी भी हैं, सब लोग हैं। अरे देश नहीं है तो हमारी आइडेंटिटी नहीं है कि मैं कौन हूं, हम क्या बोले जाएंगे, रिफ्यूजी? तो देश प्रथम है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। धन्यवाद मनोज जी, आपने मुझे समय दिया। मुझे लगता है कि आपको अब जो है पूरी जो भी आपके संशय होंगे इस विषय में, वो पूरी तरह से खत्म हो गए होंगे। अगले विषय में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।